नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सामाजिक बदलाव की ओर। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं एक सामान्य सी गृहिणी और एक गृहिणी के जीवन में आखिर ऐसा होता ही क्या है जिसे लिखा जाए। किसे रुचि होगी उसे जानने की, पर शायद यह पूर्ण सत्य नहीं है। कितना भी सामान्य व्यक्ति क्यों न हो, उसके जीवन की एक कहानी होती जरूर है। एक बात और, कब सामान्य सी चलती जिंदगी की गाड़ी एक अप्रत्याशित मोड़ लेकर मुड़ जाए, यह कौन जानता है। हमारी बेटी सिया का चौथा जन्मदिन है आज। मैंने उसे पारिवारिक आयोजन तक ही सीमित रखने की सोची थी। उसकी छोटी बुआ शहर में ही रहती हैं, जिसके बच्चों के साथ सिया की बनती भी खूब है। उन्हें बुला लेंगे और कहीं घूम आएंगे। परंतु अपने पापा की लाड़ो का जन्मदिन ऐसे साधारण तरीके से कैसे मन जाता। मयंक ने कहा, जरूरी नहीं कि राजा की बेटी ही राजकुमारी हो। मेरे लिए तो यही मेरी राजकुमारी है और उसी धूमधाम से मनाया जाएगा इसका जन्मदिन भी। सिर्फ अपने लोगों से ही प्यार नहीं करते मयंक, एक अंतहीन खजाना ही है प्यार मोहब्बत का उनके पास, बांटकर भी जो क्षय नहीं हो सकता। परायों में भी बंटता है, तो मैं और सिया तो उस खजाने के पूरे हकदार थे। बच्चे यूं भी मयंक को बहुत प्यारे हैं। राह चलते कोई बच्चा दिख जाए तो एक मधुर मुस्कान उसके हिस्से में भी आ जाती है। बुआ के बच्चे सिया की हम उम्र हैं। बेटी 1 वर्ष छोटी और बेटा वर्ष भर बड़ा। आस पड़ोस के अन्य परिचितों के सब बच्चों को बुलाया गया सिया का जन्मदिन मनाने। जो बच्चे छोटे थे उनके मम्मी पापा भी संग आए। खूब धमा चौकड़ी मची, आनंद और उत्साह से भरी। पर 8 बजते बजते बच्चे उन्नींदे होने लगे और एक एक करके घर लौटने लगे तो सिया उदास हो गई। विशेषकर बुआ के बच्चों के जाने के पश्चात तो और भी। किंतु दूसरे दिन छुट्टी नहीं थी तो किसी को रोकती भी कैसे। सबके जाने पर बिखरा सामान समेटने में 12 बज गए। अब तक उत्साह के कारण थकावट का पता नहीं चल रहा था, जो अब महसूस होने लगी। यूं तो सिया मेरी बगल में रखी बेबी कॉट में अलग ही सोती है, पर आज मेरे पास पलंग पर खिसक आई तो पापा ने उसे उठाकर हम दोनों के बीच ही लिटा लिया। पापा सुनो ना, 1-2 बार दोहराने के बाद बोली। जैसे बुआ के घर 2 बच्चे हैं, वैसे हमारे घर क्यों नहीं है पापा। हमारे घर भी 2 बच्चे होने चाहिए। पापा अपनी लाड़ों की बात कैसे न मानते। मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा यह बताओ, तुम्हें भाई चाहिए या बहन। कोई भी हो, पर मेरे जितना बड़ा होना चाहिए, जो मेरे साथ खेल सके। उसने अपनी बाल बुद्धि का उचित प्रयोग कर निर्णय सुनाया। बात तो सही कह रही है, मयंक ने धीमे से कहा। अब इस बारे में सोचना पड़ेगा। वर्ष भर बीत गया। सिया 5 वर्ष की होने को आई, परंतु उसके संगी के आने की कोई आहट नहीं हुई। तो मैं डॉक्टर से अपना चेकअप कराने गई। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि एक बच्चा ठीक ठाक हो जाने के पश्चात दूसरे के समय कठिनाई आ जाती है, डॉक्टर ने कहा। परंतु भली भांति जांच कर लेने के बाद निर्णय सुनाया कि मुझ में कुछ गड़बड़ नहीं है और मयंक की जांच करवाने की सलाह दी। अगले दिन मयंक भी डॉक्टर से मिल आई। एक टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन पश्चात मिलनी थी। मयंक रिपोर्ट लेकर आए तो बहुत उदास थे। बहुत पूछने पर भी कुछ न बोले, गुमसुम ही बने रहे।
मुझे लगा कुछ छुपा रहे हैं। पहले तो कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। अगले दिन मैंने डॉक्टर से टेलीफोन पर बात की। उनका उत्तर मुझे चौंका गया। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा कि मयंक के लिए पिता बनना संभव ही नहीं। डॉक्टर साहब ने तो बात पूरी कर टेलीफोन रख दिया, पर मुझे जोर का झटका दे गए। तो फिर सिया, जिस घाव को मैंने पुराना जान भर जाने दिया था, मस्तिष्क से निकाल दिया था, वही आज मेरे सम्मुख उखड़ा पड़ा था। दोषी न होने पर भी सजा मुझे मिलनी थी। हमारे सामाजिक नियमों के तहत हमारे समाज में स्त्री उन अपराधों की सजा भी तो पाती है जो उसने किए नहीं होते, करने की सोची भी नहीं होती। और वह अति साधारण सा लगने वाला दिन मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया। कॉलेज में मेरे संग ही पढ़ता था अमित। वह मुझे जरा भी न भाता था, पर मुझसे बात करने का कोई अवसर न छोड़ता वह। मैंने उसे अनेक बार कठोर उत्तर दिए, पर वह तो यह बात मान ही नहीं सकता था कि कोई लड़की उसे ठुकरा भी सकती है। कॉलेज का हीरो था वह। कम से कम वह स्वयं को तो ऐसा ही समझता था। उसके पिता अपने शहर की नामी हस्तियों में एक थे और उसे वांछित वस्तु प्राप्त करने की आदत ही थी। यह भी सुना था कि उसने अपने मित्रों से शर्त लगा रखी थी कि वह मुझे पाकर रहेगा। महंगे कार्ड खरीद लाकर प्रेम निवेदन करता वह मुझसे, पर मैं वह कार्ड उसके सामने ही फाड़ कर फेंक देती। मुझे चूँकि उसमें कोई रुचि नहीं थी, इस कारण जब माता पिता ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया तो मैंने कोई आपत्ति नहीं की। और जब पूरी जांच पड़ताल करके पापा ने मयंक के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया तो मैं पूरी तरह संतुष्ट थी। पर इस बात ने अमित के अहम को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई थी। विवाह के एक सप्ताह पूर्व हमारे बीए के परिणाम घोषित हुए। कंप्यूटर युग तो तब था नहीं, परंतु समाचार पत्र में सुबह सवेरे ही परिणाम देख लिया था। अच्छे अंक प्राप्त किए थे मैंने, और मेरे साथ की लड़कियों ने भी सो तय किया कि सब कॉलेज में मिलते हैं। घर में अकेले बैठकर खुशी मनाने का मजा ही क्या। 3 वर्षों का लंबा साथ था और अब तो सब तितर बितर हो जाने वाले थे। मेरी तो पढ़ाई का ही अंत हो गया था। जिन्हें आगे पढ़ना था वह भी तो अलग अलग विषयों में बढ़ जाने वाले थे। बहुत देर नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगाए रहे, फिर कैंटीन में जा बैठे। लड़कों का ग्रुप अलग खड़ा हो हल्ला मचा रहा था। किसी को भी तो घर लौटने की उतावली नहीं थी उस दिन। 4 बजे के करीब मैं और नीलू घर जाने के लिए बस स्टॉप की ओर चली। वह मुझसे एक ही स्टॉप पहले उतरती थी। कॉलेज के दिनों में तो अक्सर आगे पीछे आना जाना हो जाता, पर आज संग ही निकली थी। कॉलेज से कि जाने कहाँ से अमिता टपका। वह हमसे बातें करने लगा, मुझे विवाह तय होने की मुबारकबाद दी। इतनी शिष्टता तो मुझे भी निभानी थी कि अब अलग होते समय उससे ठीक से बात करूं, उसकी बातों का उत्तर दूं। एकदम सामान्य सी बातें सामान्य ढंग से कही हुई। अधिकतर तो वही बोल रहा था और मैं सुन रही थी, सिवाय 2-1 बातों के उत्तर देने के। इतने में बस स्टॉप आ गया और वहाँ बैठे मूंगफली बेचने वाले ने बताया कि बस अभी ही गई है और दिन के उस समय बस सर्विस धीमी पड़ जाने के कारण अगली बस के आने की अभी कोई संभावना नहीं। अमित ने प्रस्ताव रखा कि उसकी कार कॉलेज के बाहर ही खड़ी है और उसे जाना भी उसी तरफ है, सो वह हम दोनों को छोड़ देगा। गर्मियों के 4 बजे ना तो अंधेरा होता है
और न ही सड़कें वीरान। प्रत्येक दिन तो उसी रास्ते से घर आना जाना होता था। मैंने नीलू की ओर देखा तो उसने भी हामी भर दी। वह कार ले आया और हम उसमें बैठ गए। नीलू को उतारने के पश्चात अमित ने कार की गति अचानक बहुत तेज कर दी और एक सुनसान सड़क पर मुड़ गया। आगे वीराने में जाकर उसने मुझे दबोच लिया और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। साथ साथ कहता भी रहा, मुझे ठुकराने का दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तुमने। मित्रों के बीच मेरा अपमान हुआ है। खिल्ली उड़ाई है उन्होंने मेरी। यह उसी का बदला लिया है मैंने। घर पहुंचकर मैंने माँ को पूरी बात बताई। उलझन में पड़ गई वह। विवाह को एक ही सप्ताह शेष था। निमंत्रण पत्र बढ़ चुके थे। सब प्रबंध हो चुका था। माँ ने मुझे मुंह बंद रखने की सलाह दी। यहाँ तक कि पापा को भी नहीं बताया गया। अब समय नहीं था कि विवाह रोका जाए, और जब विवाह रोकना नहीं है तो बात फैलाने से क्या लाभ। तो क्या सिया मयंक की नहीं अमित की बेटी है? यह प्रश्न बार बार हथौड़े की तरह बज रहा है मेरे मस्तिष्क में, लेकिन मन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। परंतु उससे क्या? डॉक्टर ने कहा है कि मयंक पिता बनने में अक्षम है। अर्थ स्पष्ट है, सिया उनकी बेटी नहीं हो सकती। तो फिर विश्वास करना नहीं चाहती, परंतु यही सच है। मानना न चाहूँ तो भी यही सच है कि वह अमित की ही बेटी है। विवाह के 9 महीने पूरे होने के अगले सप्ताह ही हुआ था उसका जन्म। पर इतना आगे पीछे तो हो ही सकता है ना। अब लगता है मामला कुछ और था। यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कभी? मैंने इस घटना को भुलाने का निश्चय किया था। क्या इसीलिए उस कटु स्मृति को भीतर दबा उसके आगे एक बड़ी सी चट्टान रखकर उसे छुपा देने का प्रयत्न किया था? पर आज मुझे स्वयं ही चट्टान को हटाकर उस हादसे को उजागर करना होगा, मयंक के सामने, और कौन जाने पूरे जग के सामने ही। विवाह पश्चात बहुत अच्छा बीता जीवन। जितना मैंने मयंक से प्यार किया उससे अधिक पाया भी। सिर्फ प्यार ही नहीं, बहुत सम्मान करती हूँ मैं मयंक का। संभ्रांत और संस्कारी एक संपूर्ण मानव है वह। ऐसे ही लोगों के कारण ही यह दुनिया आज तक कायम है। और आज इस मानव की कठिनतम परीक्षा की घड़ी थी, और मैंने मयंक को पूरी बात ब्यौरेवार कह सुनाई। आश्चर्य यह हुआ कि पूरी बात सुनकर भी मयंक निश्चिंत हो सो गए बिना कुछ कहे। परंतु मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं चुपचाप लेटी तो रही ताकि मयंक की नींद में कोई खलल न पड़े, किंतु मन और बुद्धि में चक्रवात चलता रहा। अब क्या होगा मेरा और सिया का? क्या मयंक हमसे नाता तोड़ देंगे, अथवा मुझे ही परेशान होकर त्यागना पड़ेगा? सिया के भाग्य में क्या लिखा है, इत्यादि प्रश्न रात भर मन को मथते रहे। सवाल यह नहीं था कि मैं दोषी हूँ या नहीं। सत्य यह था कि कानूनी रूप से बराबर होने पर भी स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग कानून हैं हमारे सामाजिक ढांचे में। दूसरे दिन छुट्टी थी। देर से उठे मयंक सोने के बहुत शौकीन हैं। बच्चों सी नींद सोते हैं। उठे भी तो सामान्य ही बने रहे। मेरे ही भीतर खदबद होती रही। आज जाना कितनी दुष्कर होती है अनिश्चय की स्थिति। सांझ की चाय हम अक्सर ही अपने लॉन में बैठकर पीते हैं, विशेषकर छुट्टी के दिन। पूरा दिन तो मैंने स्वयं को जब्त किए रखा, परंतु अब मेरे सब्र का अंत हो चुका है। सिया 5 वर्ष की हो चुकी, काफ़ी कुछ समझने लगी है। मुझे स्वयं को सामान्य दिखाना मुश्किल हो गया है। इस वक्त
वह सामने वाले पार्क में अपने संगी साथियों के साथ खेल रही है। अवसर पाकर मैंने पूछ ही लिया, अब आपने क्या सोचा? किस बारे में? मयंक ने प्रत्युत्तर में पूछा। मेरे और सिया के बारे में। वह जो कल मैंने आपको बताया था उस बारे में। उस बारे में क्या सोचना है? दरअसल तुमने तो मेरे मन से एक बड़ा बोझ उतार दिया, यह जानकर कि मेरे लिए पिता बनना संभव ही नहीं। निश्चय ही मुझे जबरदस्त धक्का लगा था। यह प्रश्न भी उठा मन में, सिया मेरी नहीं तो फिर किसकी बेटी है? और यह प्रश्न पिता न बन पाने के सच से भी अधिक कड़वा था। एक बार सोचा कि शायद तुम्हारी पसंद कोई और लड़का था और जबरदस्ती तुम्हारा विवाह मुझसे करा दिया गया, पर विवाह के बाद भी तुम उससे मिलती रहीं। यह बात हजम करना ज़्यादा मुश्किल था और इतने गहरे थे तुम्हारे साथ उसके संबंध कि सिया प्रमाण थी उसका। तुम्हारी बात सुनकर यह बोझ तो कब हुआ। संतोष हुआ कि ऐसा नहीं है, जो कुछ भी हुआ तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ, पर जो हादसा हुआ वह उसका क्या? मयंक ने फिर प्रत्युत्तर किया। बहुत असमंजस में थी मैं। मयंक क्यों नहीं समझ पा रहे बात को, और कितना स्पष्ट करूं मैं? पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्वयं ही कहा, उस हादसे के लिए तुम अपराधी नहीं हो। तुमने तो उसे निमंत्रित नहीं किया था ना? बोलकर वह फिर से चुप हो गई। मेरी दुविधा ज्यों की त्यों बनी रही। असली दोषी तो वह समाज है, हमारा पारिवारिक माहौल है, जिसमें ऐसी सोच को पनपने दिया जाता है कि लड़कियों का जन्म पुरुषों की सुख सुविधा के लिए होता है। उनकी अपनी इच्छा का कोई महत्व नहीं, अपना कोई अस्तित्व नहीं। वह वस्तु मात्र है पुरुषों के आमोद प्रमोद के लिए। बेटों को संस्कारित करने की बजाय उन्हें लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया जाता है, और यदि वह लड़कियों की शारीरिक दुर्बलता का लाभ उठाते हैं तो उन्हें दंडित करने की बजाय दंड स्त्री को दिया जाता है। सच में मयंक वही कह रहे हैं जो मैं सुन रही हूँ, या मैं किसी काल्पनिक लोक में विचरण कर रही हूँ, सपना ही देख रही हूँ? सच कह रहे हैं मयंक। इस कर्म की प्रतिक्रिया होनी भी यही चाहिए, पर कब होगा ऐसा नहीं जानती। जानने की कोई उपाय नहीं, पर मेरी एक बड़ी चिंता अभी बाकी है। और सिया, मुझे स्वयं से अधिक उसकी चिंता थी, उसके भविष्य की चिंता। अब सिया का क्या? मुझे अपना पापा मानती है वह। मैं भी उसे प्राणों से बढ़कर चाहता हूँ, यह तुम जानती हो। लोग गोद लिए बच्चे को प्यार नहीं करते क्या? और सिया का तो इसमें कोई दोष नहीं है ना? फिर थोड़ा रुककर बोले, तुम मेरी कमी स्वीकारने को तैयार होना, अथवा यह जानकर कि मैं तुम्हें संतान देने में अक्षम हूँ मुझे छोड़ जाओगी। यदि पत्नी अपने पति को उसकी संपूर्णता में स्वीकारती है तो पति क्यों नहीं स्वीकार सकता? विधि का विधान तो देखो। हमने अपनी बेटी का नाम अनजाने में ही सिया रखा था। सीता जी ही कहाँ जनक की अपनी कन्या थीं, पृथ्वी से निकली थीं या मंदोदरी की बेटी थीं, इस बात पर विवाद हो सकता है, पर राजा जनक की दुलारी थी, इस बात पर कदापि नहीं। सम्मानित जीवन जिया उन्होंने। श्री राम ने स्वयं उनका वरण किया था अपनी इच्छा से। आज भी श्रद्धेय है वह। क्या सामाजिक बदलाव की ओर है मयंक की यह नई सोच? कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।